एज यू नो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने 21 नवंबर 2025 को एक अनाउंसमेंट जारी करता है और उस अनाउंसमेंट के थ्रू जो कि एग्जिस्टिंग 29 लेबर लॉज थे, अलग अलग लेबर लॉज 29 जो थे, वो सारे कंसोलिडेट करके 4 लेबर कोड में चेंज कर दिया गया है और ये 21 नवंबर 2025 से इफेक्टिव हो गया है। तो अब इस लेबर कोड में क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या चीज़ बेनिफिट्स दिया गया है, क्या क्या चीज़ हटा दिया गया है, वो सारे हम एक एक करके देखते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और इसको एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ चेंजेस हैं। 4 लेबर कोड्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज वर्कफोर्स। Historic implementation of 4 labor codes from 21st November 2025, consolidating 29 existing labor laws to create protected future ready workforce for आत्मनिर्भर भारत। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया अभी डेवलप कर रही है और आत्मनिर्भर भारत जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए इंडिया अपने फ्यूचर वर्कफोर्स को रेडी कर रहा है और उस फ्यूचर वर्कफोर्स के लिए नए नए लॉज जो कि पुराने लॉज है उसमें चेंज करके नए नए जो न्यू एरा के अकॉर्डिंग सारे चेंजेस कर दी गई है। तो इस लॉज में क्या है कि लिखा है 29 लेबर लॉज, जो कि अलग अलग लेबर लॉज था, अलग अलग केस के लिए, अलग अलग फैक्ट्रीज के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, सब के लिए। तो उसको क्या कर दिया गया, 29 से 4 लेबर कोड में क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है और ये इफेक्टिव हो गया है 21 नवंबर 2025 से। तो आगे देखते हैं कि और क्या क्या रिफॉर्म हुआ है। वाई, सबसे पहले क्यों रिफॉर्म किया गया है, वाई रिफॉर्म क्यों ज़रूरी था। तो इसमें 2 केस दिया गया है कि प्री इंडिपेंडेंस एरा मेनी लेबर लॉज फ्रेम्ड इन 1930s टू 1950s, जो कि इंडिपेंडेंस से पहले सारे लेबर लॉज जो कि 29 लेबर सारे 1930 से 1950 तक बनाया गया था। वन इकोनॉमी एंड वर्क वेर फंडामेंटली डिफरेंट, जो कि उस टाइम के हिसाब से फंडामेंटली बिल्कुल डिफरेंट था इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल फंडामेंटली अलग था। फ्रैगमेंटेड अक्रॉस 29 सेंट्रल लॉज क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज कंप्लायंस बर्डन, जो कि जो अलग अलग 29 सेंट्रल लेबर लॉज था उसके वजह से क्या होता था, किसी को अगर पढ़ना है या किसी को कंप्लायंस करना है तो उसको 29 लेबर लॉज का जानकारी रखना पड़ेगा, 29 लेबर लॉज पढ़ना पड़ेगा, जो कि कंप्लायंस में बहुत मतलब कम्प्लेक्सिटी था। इस वजह से भी लोगों को समझ नहीं आता था, इस वजह से भी ये चेंज ज़रूरी था। मॉडर्न ग्लोबल अलाइनमेंट, Major economies updated regulations decades ago. India's codes now align with global standards, empowering workers and enterprises for competitive, self-reliant nation. जो कि मॉडर्न ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए जो मेजर इकोनॉमीज, ज़्यादातर इकोनॉमीज क्या है कि 10 साल पहले, एक दशक पहले अपडेट हो चुका है, उसके बहुत सारे चेंजेस आ चुका है, लेकिन आज भी क्या है कि पुराने लॉज अभी भी चल रहा था। इस वजह से भी जो वर्कर्स हैं, जो इंटरप्राइजेज है, नए नए जो डेवलपमेंट्स हुई है, नए नए जो इनोवेशन हुए है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि उसको अलाइन करने के लिए लेबर को और इंटरप्राइजेज को, इसके लिए भी ये ज़रूरी था, जो कि मॉडर्न अलाइनमेंट होगा मॉडर्न एज के अकॉर्डिंग। अब आते हैं कि कौन सी चार चार कोड हैं जो 29 था पहले, जो 29 था, कौन सी, जो कि 29 अलग अलग लेबर लॉज था। अब क्या कर दिया गया है, ये सारे मिला के एक चार कोड, लेबर कोड, अब बस 4 लॉज रहेगा, 4 एक्ट कोड्स, एक्ट तो नहीं कह सकते, अब कोड बना दिया गया है 29 से 4 तक। तो अब ये क्या होगा कि ईजी हो जाएगा सबके लिए, पढ़ने के लिए, कंप्लायंस करने के लिए, और लेबर जैसे कि है, लेबर है, एम्प्लॉयज, तो सबको सबको समझने के लिए अब ये 29 पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस 4 की जानकारी रखो, सारे सब लोगों को समझ आ जाएगा जल्दी, ठीक है। तो 4 लेबर कोड्स, जो कौन सा 4 लेबर कोड्स है, तो सबसे पहले है कोड ऑन वेजेस 2019, जिसमें है स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज फॉर ऑल वर्कर्स, टाइमली पेमेंट मैंडेटरी, इंश्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज। तो इसके अंदर क्या है, कोड ऑन वेजेस 2019 के अंदर, तो इसमें अगर बात करें तो ज़्यादातर है कि स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज, जो कि मिनिमम वेज है, तो एज पर
दिस कोड अब क्या कर दिया जाएगा, इसको फिक्स कर दिया जाएगा। मिनिमम वेज कम से कम आपको इतना देना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल वर्कर्स। दूसरी बात है कि टाइमली एक तो हो गया कि मिनिमम वेज देना पड़ेगा आपको इस कोड के अकॉर्डिंग, फिर टाइमली पेमेंट भी अब क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। पहले क्या करते थे, कोई 1 तारीख को दे रहा, कोई 7 तारीख को दे रहा आफ्टर मंथ एंड, कोई 15 तारीख को दे रहा। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें एक डेट दे दी जाएगी कि आपको इस तारीख तक पे करना है अपने वर्कर्स को। तो ये मैंडेटरी हो जाएगा अब से, अब ऑप्शनल नहीं रहेगा एम्प्लॉयर्स के लिए। तीसरी चीज़, फाइनेंशियल सिक्योरिटी अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज। अब इस कोड के थ्रू अब क्या करेगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दिलाया जाएगा वर्कर्स के लिए, इन द फॉर्म ऑफ, हो सकता है कोई इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ लाया जाए, इन द फॉर्म ऑफ हो सकता है परमानेंट, टेम्प्रोरी वर्कर्स को परमानेंट वाले फैसिलिटीज़ दिया जाए। तो ये सब और अदर फैसिलिटीज़ को आगे चल के हमें पता चल जाएगा। सेकेंड में है, सेकेंड कोड जो है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। अब इसमें क्या है, शॉर्ट में एक बार देखते हैं। फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो कि है अभी क्या था कि वर्कर्स के लिए लॉज तो था, 29 लॉज था, लेकिन इसमें अगर लेबर को कोई दिक्कत आता था, वर्कर्स को कोई दिक्कत आता था, तो इनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे कोर्ट में जाने के लिए। कोर्ट में तो जा सकते थे, बट इसमें क्या था कि लिमिटेशन ये था कि एम्प्लॉय के पास इतना टाइम नहीं रहता था, इतना पैसा नहीं रहता था, जो कि अपने एम्प्लॉयर्स जो कि ऑलरेडी इतना पैसे वाले होते तो उसके साथ लड़ सके, ये कर सके। तो इसके लिए क्या, और उसमें अगर नॉर्मल कोर्ट में जाते थे तो बहुत सालों साल लग जाता था। तो इस वजह से क्या किया है कि इस कोड के थ्रू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इस कोड के थ्रू क्या कर दिया गया कि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का फास्टर वे आउट निकालेगा इससे। इसमें सेकेंड चीज़ है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अब क्या हो गया कि पहले टेम्प्रोरी वर्कर्स वगैरह थे, तो उसको जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होते थे, जो परमानेंट वर्कर्स होते थे, उसके अकॉर्डिंगली, उसके कंपैरिजन में क्या होता था कि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं मिल पाता था टेम्प्रोरी वर्कर्स को। तो इसके थ्रू, इस कोड के थ्रू अब परमानेंट वाले भी फैसिलिटीज़ बेनिफिट्स दिलाया जाएगा। सिंप्लीफाइड कंप्लायंस विथ सिंगल रजिस्ट्रेशन। अब ये है एम्प्लॉयर्स के लिए, यह एम्प्लॉयर्स के लिए। पहले क्या था कि 29 लेबर लॉज था, अलग अलग एक्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, अलग अलग स्टेट्स में, अलग सेंट्रल में। तो इसके लिए क्या कर दिया गया, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस कर दिया, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस इन सिंगल रजिस्ट्रेशन। अब क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, बस एक सिंगल रजिस्ट्रेशन में काम चल जाएगा। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा कि एम्प्लॉयर्स का काफ़ी टाइम बचेगा, पैसे बचेगा, और कंप्लायंस भी टाइम पे हो जाएगा। तो ये कंप्लायंस बर्डन भी कम हो गया एम्प्लॉयर्स के लिए। अब आ जाते हैं तो थर्ड कोड। जो थर्ड कोड कौन सा है, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। तो इसमें क्या है, यूनिवर्सल कवरेज इंक्लूडिंग गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। जो छोटे छोटे, यूनिवर्सल कवरेज इंक्लूडिंग गीग एंड प्लेटफॉर्म, जो छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, उसके लिए क्या कर दिया गया कि पोर्टेबल बेनिफिट्स पीएफ एंड ईएसआई फॉर ऑल। यूनिवर्सल कवरेज जैसे कि पीएफ, ईएसआई, पोर्टेबल बेनिफिट्स, जो अदर छोटे छोटे बेनिफिट्स, तो वो सारे अब क्या करेगा, पहले जो परमानेंट को ही बस मिलता था या एफटी को मिलता था, अब ये सारे क्या होगा कि गीग को भी और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं छोटे छोटे, उन सबको भी सबको मिलेगा, अब कंपलसरी मिलेगा। पहले मर्जी था, देना होता था तो देते, नहीं तो नहीं भी देते थे, बट अब क्या हो जाएगा, ये सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा इस कोड के थ्रू, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के थ्रू। अब चलते हैं फोर्थ कोड, जो कि है, फोर्थ कोड कौन सा है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस 2020। अभी इस कोड में क्या लिखा है, नेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, मैंडेटरी हेल्थ चेकअप्स, वुमेन परमिटेड ऑल वर्क टाइप्स विथ कंसेंट। तो इस कोड के थ्रू क्या होगा कि नेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, कोई एक स्टैंडर्ड बनाया जाएगा। मान लो कोई माइनिंग में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उन सब के लिए क्या कर दिया जाएगा। अब तक कोई स्टैंडर्ड नहीं था कि आपको ये चीज़ ऐसे इन्वायरमेंट बना के देना पड़ेगा वर्कर्स को, आपको ऐसे सेफ्टी किट दिया जाएगा,
ऐसे सेफ्टी इन्वायरमेंट बनाया जाएगा। तो ऐसा कोई अब आज तक स्टैंडर्ड नहीं था। तो अब इस कोड की वजह से क्या करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड बना के देगी, और उसके बाद सारे जो भी एम्प्लॉयर्स है, जो फैक्ट्री है, इन सबको अब क्या करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्किंग इन्वायरमेंट बना के देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ इसमें लिखा गया है कि मैंडेटरी हेल्थ चेकअप्स। तो आगे चल के देखेंगे कि इसमें क्या है। फिलहाल मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि अब जितने भी 40 ईयर्स से ऊपर हैं या जो भी इनके एम्प्लॉयज़ हैं, सबको अब मैंडेटरी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये नहीं है कि जब बीमार पड़ जाए तभी चेक होगा, जो बीमार पड़ने से पहले कि रेगुलर चेकअप अब मैंडेटरी कर दिया जाएगा एम्प्लॉयर की तरफ से। वर्क परमिटेड इन ऑल वर्क टाइप्स, अब ऑल वर्क टाइप्स, सारे वर्क्स विथ कंसेंट। अब वुमेन, इसमें स्पेसिफिकली वुमेन के लिए लिखा गया है कि अब वुमेन, अब जैसे कि आजकल वुमेन और मेन कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, वुमेन और मेन में कोई डिफरेंस नहीं रह गया। इस वजह से क्या कर दिया गया, इस कोड में अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया गया कि अब वुमेन को भी अब वो सारे काम करने को मिलेगा विथ द कंसेंट ऑफ द दैट वुमेन वर्कर्स। अब देखते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर क्या की ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है। पहले के 29 लेबर लॉज के कंपैरिजन में अब क्या की ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है। तो बिफोर और आफ्टर की पिक्चर देखते हैं। सबसे पहले है कि फॉर्मलाइजेशन फ्रॉम नो अपॉइंटमेंट लेटर्स टू मैंडेटरी रिटन प्रूफ फॉर ऑल वर्कर्स इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड जॉब सिक्योरिटी। पहले क्या होता था कि जनरली जो परमानेंट एम्प्लॉय है, जो वाइट कॉलर जॉब वाले हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या होता था कि प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता था, दे देता था, जो कि रिटन प्रूफ होता था कि इस कंपनी में ये बंदा इस सैलरी पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट मिलता था, जैसे कि लोन फैसिलिटीज़ हो गया और अदर बहुत सारे बेनिफिट्स। बट जो टेम्प्रोरी वर्कर्स होते थे, जो गीग वर्कर्स होते थे, उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता था कि ये बंदा इस कंपनी में काम कर रहा है। रिटन प्रूफ उसके पास कुछ भी नहीं होता था रिटन में। तो अब क्या कर दिया जाएगा, सबके लिए अब मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि आपको टेम्प्रोरी वर्कर्स हैं, जो गीग वर्कर्स हैं, सबको देना पड़ेगा। जो कि इस वजह से क्या हो जाएगा कि जॉब सिक्योरिटी भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास रिटन प्रूफ नहीं है तो आप किसी कोर्ट में सू नहीं कर सकते। तो जब ये अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा तो एक लीगल राइट वगैरह भी सही से मिल पाएगा। सेकेंड चीज़ है कि सोशल सिक्योरिटी। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या हो जाएगा कि सोशल सिक्योरिटी भी जो वर्कर्स है उसको मिलेगा। अब यहाँ लिखा है फ्रॉम लिमिटेड कवरेज टू यूनिवर्सल प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स विथ PF, ESIC एंड इंश्योरेंस बेनिफिट। तब क्या हो जाएगा कि अब सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगा सबको, जैसे कि गिग वर्कर्स है, टेम्प्रेरी वर्कर्स है, FT है, परमानेंट वर्कर्स, सबको मिलेगा सोशल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ PF, ESIC, इंश्योरेंस। इन सब का बेनिफिट अब सारे वर्कर्स को मिलेगा नई ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। थर्ड थिंग है मिनिमम वेज। अब सारे एम्प्लॉयर्स को अब एक मिनिमम वेजेस कम से कम देना ही पड़ेगा, अब ये मैंडेटरी हो गया है। तो फ्रॉम शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज, जो कि शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज है जो बाद में देखेंगे, ओनली टू स्टैट्यूटरी राइट फॉर ऑल वर्कर्स इंश्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी अक्रॉस सेक्टर्स, जो कि कुछ सेक्टर स्पेसिफाइड होगा, सेक्टर इंडस्ट्री इसमें, तो भी आपको इन केस में मिनिमम वेजेस कम से कम देना पड़ेगा, जो कि पहले नहीं मिल पाता था। अब इस कोड को आने के बाद अब सबको एक मिनिमम वेजेस एज पर द करेंट इन्फ्लेशन, करेंट जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके अकॉर्डिंग अब मिनिमम वेजेस कम से कम देना पड़ेगा, जो कि सरकार हर साल अभी तक भी इशू करती आई है, अब आगे भी इसके अकॉर्डिंग इशू होगा। आगे एम्पावरिंग वुमेन इन द वर्क फोर्स। अब जैसे कि मैंने बताया कि अब कोई मेन और वुमेन में कोई डिफरेंसेस नहीं रह गया, सब आजकल वुमेन भी काम करते हैं, मेंस भी काम करते हैं। अब वुमेन्स भी आजकल जो मेन के बराबर काम करते हैं और हर सेक्टर्स में काम करते हैं, तो अब कोई डिफरेंस नहीं रह गया। तो अकॉर्डिंगली लेबर लॉज में भी अब क्या कर दिया गया कि उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया गया है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, वुमेन्स परमिटेड टू वर्क नाइट शिफ्ट्स। अब क्या हो जाएगा कि नाइट शिफ्ट में भी काम करना लीगल हो गया है इस कोड को आने के बाद। इन ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, सारे जितने भी वर्क्स हैं सारे में वुमेन भी अब परमिटेड हो गया है, इंक्लूडिंग अंडरग्राउंड माइनिंग, माइनिंग में भी अब वुमेन जा सकते हैं। फिर हेवी मशीनरी सब्जेक्ट टू देयर कंसेंट,
लेकिन कंसेंट लेना मैंडेटरी है इस केस में। सारे केस में अगर वुमेन से काम करा रहे हो आप ऐसी जगह पे जैसे कि माइनिंग में हेवी मशीनरी ऑपरेट करने के लिए, तो इन केस में क्या हो जाएगा कि आपको कंसेंट तो ज़रूर लेना पड़ेगा, बट परमिटेड है, सरकार की तरफ से परमिटेड है। बस आपको क्या होगा कि कंसेंट लेके फिर आप करवा सकते हो, आप मना नहीं कर सकते किसी वुमेन को कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंडेटरी सेफ्टी मेजर्स, और जैसे कि ऊपर भी लिखा हुआ था कि आपको मैंडेटरी सेफ्टी मेजर्स तो एज पर द स्टैंडर्ड आपको तो मेंटेन करना ही पड़ेगा सारे वर्कर्स के लिए। फिर आ जाता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, अगर दे रहे हो तो आपको इक्वल पे भी गारंटी करना पड़ेगा वुमेन को। तो लिखा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लीगली प्रोहिबिटेड। अब से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अब बिल्कुल वर्क प्लेस पे तो हो ही नहीं सकता। इस कोड को आने के बाद अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल, ये आप ये नहीं कह सकते हो कि ये बस लड़के कर सकते हैं या ये बस लड़की कर सकते हैं, अब ऐसे हो ही नहीं सकता। आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मेल एंड फीमेल दोनों को देना पड़ेगा। इक्वल पे, अगर इक्वल काम कर रहे हैं तो इक्वल पे भी आपको देना पड़ेगा। ये नहीं कह सकता कि वुमेन है तो कम देंगे, वुमेन है तो ज़्यादा देंगे, तो ये सब अब नहीं हो पाएगा। इक्वल वर्क इंसर्ट, अगर सेम काम मेंस एंड वुमेन्स अगर कर रहे हैं तो आपको सेम पे देना पड़ेगा। प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इसके अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल पेमेंट अगर मिलेगी तो इसके वजह से क्या होगा कि अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी वुमेन्स के अंदर बढ़ जाएगी। फिर हायर अर्निंग पोटेंशियल, इसके वजह से अब क्या होगा कि वुमेन से भी कमाने लगेंगे अच्छे पैसे। इन्हेंस्ड प्रोटेक्शन, मैंडेटरी वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटीज, मैंडेटरी वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटीज। अब जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटीज होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, तो उसके अंदर ज़्यादातर मेंस होते थे। अब क्या होगा कि अब आपको वुमेन की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव, कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ेगा। पेरेंट्स इन लॉ इंक्लूडेड इन फैमिलीज डेफिनेशन, एक्सपेंडिंग डिपेंडेंस कवरेज। अब क्या होता था कि किसी फैमिली में क्या होता है कि जैसे कि फीमेल होती है, फीमेल ही एक्टिव अर्नर्स होती हैं आजकल, अभी हैं मतलब, और आगे और ज़्यादा होने वाले हैं। तो क्या होता था कि जैसे कि ऑफिस में इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है और भी कुछ बेनिफिट जो मिलते हैं, जो पेरेंट्स को मिलते हैं, तो पहले इन लॉज को इसमें नहीं डाला गया था। बट अब क्या कर दिया, इस कोड के थ्रू जो इन लॉज होते हैं, जो पेरेंट इन लॉ होते हैं, जो आफ्टर शादी जो पेरेंट बनते हैं, तो उसको भी अब इस डेफिनेशन के अंदर लाया गया है, जो डिपेंडेंट माना जाएगा अब, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग द डिपेंडेंस कवरेज, तो डिपेंडेंस का कवरेज क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया है। गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गीग एंड प्लेटफॉर्म्स वर्कों का क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम रिकॉग्निशन, पहले किसी भी लॉ में गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं लिखा गया था, क्या राइट है, ड्यूटीज़ है, क्या उसको बेनिफिट मिलेगा, कहीं भी कोई नहीं था। बट इस कोड को आने के बाद मतलब इसमें गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी प्रोविज़न डाला गया है, ठीक है। तो इसमें देखते क्या है, हिस्टोरिक डेफिनेशन। गीग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, एग्रीगेटर्स डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में, फर्स्ट टाइम इंडियन लॉज के हिस्ट्री में इसको वर्णन किया गया है, इसमें डाला गया है, ठीक है। एग्रीगेटर कंट्रीब्यूशन, तो एग्रीगेटर्स जो होते हैं, जैसे कि अभी कुछ जैप करके चल रहा है, या कोई ऐसे मतलब जो कंपनी है जो कुरियर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब ऐसे जैसे गए हो, तो ये सब आप मान के चलो कैसे, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एग्रीगेटर्स मस्ट कंट्रीब्यूट 1 to 2% ऑफ एनुअल टर्नओवर, जो भी एनुअल टर्नओवर है उसके 1 से 2%, कैप्ड एट 5% ऑफ द अमाउंट पेड टू गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, मतलब मैक्सिमम 5% जो भी गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को जो पे हो रहा है उसका मैक्सिमम 5% तक आपको क्या करना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा लेबर वेलफेयर के, ठीक है, लेबर बेनिफिट के लिए। पोर्टेबल बेनिफिट्स, अब क्या पोर्टेबल बेनिफिट्स है, आधार लिंक्ड यूएएन नंबर। अब क्या हो जाएगा कि हर वर्कर के लिए अब आधार लिंक्ड यूएएन नंबर मैंडेटरी हो जाएगा, जिसके थ्रू लेबर बेनिफिट्स उसको सही से मिल पाएगा, फुली पोर्टेबल अक्रॉस स्टेट्स रिगार्डलेस ऑफ माइग्रेशन। जैसे कि कोई बिहार का है, कोई यूपी का जो दिल्ली में, नोएडा में या मुंबई जाके काम कर रहा है ना, तो
अलग अलग स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन होता था, इस वजह से क्या होता था कि उसको बेनिफिट्स नहीं मिल पाता था, जहाँ वहीं मिल पाता था, उसके बाद अगर वो कहीं माइग्रेट करता था नहीं मिलता था। और आजकल काम करने के लिए कोई कहीं जा रहा कोई है, तो इसके अकॉर्डिंग अब क्या कर दिया कि आधार लिंक यूएन नंबर का इंट्रोडक्शन कर दिया गया है, जो कि उसको कहीं भी काम कर रहा है फिर शिफ्ट कर रहा है कहीं पर, तो उसको वो बेनिफिट लॉस नहीं करना पड़ेगा, हमेशा वो बेनिफिट मिलती रहेगी। फिक्स टर्म एम्प्लॉयज इक्वल राइट्स, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज इक्वल राइट्स। अब इसमें क्या कहते हैं, अब देखते हैं। ऑल बेनिफिट्स इक्वल, FTEs फिक्स टर्म एम्प्लॉयज रिसीव बेनिफिट्स इक्वल टू परमानेंट वर्कर्स इंक्लूडिंग लीव, मेडिकल एंड सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब वही PF, ESI, इंश्योरेंस, ये सब बेनिफिट। अब क्या हो जाएगा कि जो परमानेंट वर्कर्स थे, परमानेंट एम्प्लॉयज़ थे, अब क्या हो जाएगा सारे बेनिफिट्स FTE को भी सेम बेनिफिट मिलेगा। अब ये नहीं कह सकते हो कि आप मेडिकल लीव, सोशल सिक्योरिटी लाइक इंश्योरेंस, PF, ESI, ये सब का बेनिफिट हम FTE को नहीं देंगे, बस परमानेंट को मिलेगा। अब ये आप नहीं कह सकते, आपको मैंडेटरी हो गया, एम्प्लॉयर्स के लिए मैंडेटरी हो गया अपने वर्कर्स को देने के लिए, इधर ही और सी इज परमानेंट वर्कर्स और फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्रेचुटी आफ्टर 1 ईयर। ये सबसे बड़ी चेंज है, ग्रेचुटी आफ्टर 1 ईयर, ये सबसे बड़ी चेंज है इस लॉज में। और ये सबके लिए, एम्प्लॉय के लिए तो बहुत बड़ी चेंजेस है, और इसकी वजह से सारे एम्प्लॉयज खुश हो जाएंगे। अब पहले क्या होता था कि एक स्कैम जैसे भी था कि आप कहीं पर अगर 5 साल से आपने काम तो कर लिया है ना, अगर आपने मान लो 4 साल भी काम कर लिया, तो आपको क्या होता था कि आपको ग्रेचुटी का बेनिफिट्स नहीं मिलता था। आपको कम से कम आपको मिनिमम 5 ईयर्स आपको स्पेंड करना पड़ता था उस कंपनी में, तब जाके आपको ग्रेचुटी का पेमेंट मिलता था। ठीक है, तो अब ये 1 साल को अब 1 ईयर, 5 साल को अब 1 साल कर दिया गया कंटिन्यूस। अगर सर्विस में हो तो आपको 1 साल अगर कंटिन्यूस सर्विस, आपको ग्रेचुटी मिलेगा। आजकल तो क्या आता है कि आपका एम्प्लॉयड जो है वो क्या करता है, ग्रेचुटी का अमाउंट आपसे डिडक्शन करता है, वो पार्ट ऑफ CTC बनाता था। लेकिन आप अगर 5 साल से पहले छोड़ देते थे, उस एम्प्लॉयर को चेंज कर लेते थे, उस केस में आपको नहीं मिल पाता था ग्रेचुटी। लेकिन अब 1 साल कर दिया गया है 5 साल की पीरियड को, तो अब आपको ये फुल बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कम से कम 1 साल हो तो आपको बेनिफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये मैंडेटरी हो गया कि आपको ग्रेचुटी का पेमेंट मिलेगा। इक्वल वेजेज एज परमानेंट स्टाफ, इंक्रीजिंग इनकम एंड प्रोटेक्शन व्हाइल इज प्रोमोटिंग डायरेक्ट हायरिंग। अब इससे क्या हो जाएगा, पहले क्या होता था कि FTE हायर करते थे, टेम्पोररी वर्कर्स हायर करते थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल के थ्रू। तो उस केस में क्या होता कि परमानेंट स्टाफ का सेम कर रहा, परमानेंट वर्कर्स भी वही करता था और टेम्पोररी वर्कर्स जो भी है कॉन्ट्रैक्चुअल होगा वो सेम काम करता था, बट उसको पे क्या करता था कि कम दिया जाता था जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते थे। तो अब क्या कर दिया गया, अब आप ये सब इस कोड को आने के बाद अब एम्प्लॉयर्स ये नहीं कर सकता कि मतलब उसको कम दें, अब उसको इक्वल वेजेस देना पड़ेगा, परमानेंट एज वेल एज बहुत टेम्पोररी को। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक बेनिफिट्स। अब कौन से सेक्टर्स को कौन कौन सी बेनिफिट्स दिया गया है, कौन सी सेक्टर्स में कौन सी बेनिफिट्स दिया गया है वर्कर्स को, वो देखते हैं। सबसे पहले है MSME, जो कि MSME इंडस्ट्रीज़ है, उसमें MSME जो वर्कर्स है, तो वर्कर्स को क्या बेनिफिट दिया गया, तो सोशल सिक्योरिटी कवरेज, जो कि इंश्योरेंस, PF, ESI ये सब हो गया। मिनिमम वेजेस गारंटेड, मिनिमम वेज गारंटी कर दिया। ठीक है, मिनिमम वेजेस आप स्पेसिफाई कर देंगे, आपको इतना देना ही पड़ेगा अगर आपको काम कराना है तो। ठीक है, फैसिलिटीज़ लाइक कैंटीन्स, रेस्ट एरियाज, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स भी अब क्या कर दिया, डिफाइन कर देंगे कि आपको इससे ज़्यादा नहीं काम करा सकते। विथ डबल ओवर टाइम वेजेस, अब आपको अगर ओवर टाइम करवाता है तो आपको कम से कम मिनिमम साइड पे आपको डबल तो देना ही पड़ेगा। अगर 500 पर डे से, तो आपको अगर 2 घंटा कराना आपको 1000 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग, मतलब उसके हिसाब से मतलब प्रोपोर्शनेटली आपको देना पड़ेगा। तो मिनिमम है डबल वेजेस अगर ओवर टाइम कराना है तो। ठीक है, फिर है माइन वर्कर्स। अगर कोई माइन में काम कर रहा तो उसके लिए तो माइन वर्कर्स, उसके लिए क्या बेनिफिट दिया गया है। कम्यूटिंग एक्सीडेंट्स ट्रीटेड एज एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। अगर कोई बंदा घर से ऑफिस या घर से फैक्ट्रीज या जो भी वर्क प्लेस है वहाँ अगर जाता है, अप एंड डाउन करता है, अगर ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर कोई एक्सीडेंट्स होता है
कम्यूटिंग में, तो वो वाले सारे क्या माना जाएगा, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्सीडेंट्स माना जाएगा, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्सीडेंट्स। और आपको उसका बेनिफिट देना पड़ेगा उस एम्प्लॉय को, फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। अब ये मैंडेटरी अब कर दिया गया कि फ्री एनुअल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कहते हैं इसको, आपको करवाना पड़ेगा। वर्किंग आवर्स लिमिटेड टू 8 से 12 आवर्स पर डे, आपको 8 से 12 घंटा से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते, अब इसको भी लिमिट कर दिया गया है। ऑडियो विजुअल टेक्सटाइल वर्कर्स, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर कोई काम कर रहा है वर्कर्स, तो उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। माइग्रेंट वर्कर्स गेट इक्वल वेजेस, माइग्रेंट वर्कर्स गेट इक्वल वेजेस एंड वेलफेयर बेनिफिट्स। POS portability claims for pending dues up to 3 years, double wages for overtime। तो जो भी माइग्रेंट वर्कर्स है, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते थे तो क्या होता था कि उस स्टेट के वर्कर्स को तो सही मिल जाता था, बट जो अदर स्टेट से आते थे उसको कम मिलता था। तो अभी ये सब नहीं चलेगा, आपको इक्वल वेज देना पड़ेगा, इक्वल वेलफेयर बेनिफिट्स देना पड़ेगा, पोर्टेबिलिटी बेनिफिट देना ही पड़ेगा। क्लेम्स फॉर पेंडिंग ड्यूज अप टू 3 years, क्लेम्स फॉर पेंडिंग ड्यूज अप टू 3 years, 3 साल तक का पेंडिंग ड्यूज अब क्लियर करना पड़ेगा उसको, मैक्सिमम 3 साल है तो आपको इतने का मिल जाएगा। डबल वेजेस फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम अगर करवाते हैं तो आपको डबल वेजेस के रेट से आपको देना पड़ेगा। IT एंड ITES वर्कर्स, सैलरी रिलीज मैंडेटरी बाय 7th of every month, आपको कम से 7 तारीख तक, मैक्सिमम 7 तारीख तक आपको सैलरी अकाउंट में पे कर देना पड़ेगा सारे एम्प्लॉयर्स को। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर वही मैंने बताया था FTE एंड परमानेंट दोनों को आप इक्वल वेजेस देना पड़ेगा, इक्वल काम करा रहे हो तो सिमिलरली मेंस वुमेन को इक्वल वेजेस देना पड़ेगा। वुमेन कैन वर्क नाइट शिफ्ट फॉर हायर वेजेस, अब नाइट शिफ्ट में भी वुमेन काम कर सकते, ठीक है। ऑडियो विजुअल एंड डिजिटल मीडिया, जर्नलिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट, स्टंट पर्सन्स रिसीव फुल बेनिफिट्स, मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर्स, टाइमली वेज पेमेंट एंड डबल ओवर टाइम वेजेस। अब ऑडियो विजुअल एंड डिजिटल मीडिया, जैसे कि जर्नलिस्ट हो गया, डबिंग आर्टिस्ट हो गया, स्टंट पर्सन रिसीव फुल बेनिफिट्स, अब सारे बेनिफिट्स अब इन सबको भी मिलेगा जो कि ऑडियो विजुअल एंड मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं। और ओवर टाइम का भी सेम है कि डबल वेजेस आपको देना पड़ेगा। डॉक वर्कर्स, जो भी डॉक में काम करते हैं, जो शिप्स वाले जो बंदरगाह है उसमें जो काम करते हैं, उसके लिए क्या है कि फॉर्मल रिकॉग्निशन एंड लीगल प्रोटेक्शन, इन सबको भी फॉर्मल रिकॉग्निशन मतलब फॉर्मल आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर है ये सब सारी चीज़ें देना पड़ेगा, लीगल प्रोटेक्शन सारे देना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट, इंश्योरेंस का बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट फंडेड हेल्थ चेकअप फैसिलिटीज़ एंड मैंडेटरी मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आपको डॉक वर्कर्स को भी दिया जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाइड कंप्लाइंस, तो अब ये है एम्प्लॉयर्स के लिए, सिंप्लीफाइड कंप्लाइंस फॉर एम्प्लॉयर्स, जो भी एम्प्लॉयर्स हैं तो उसके लिए क्या क्या है इसमें बेनिफिट वो देखते हैं। सिंगल रजिस्ट्रेशन, आपको सिंगल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पहले अलग अलग था, अलग अलग स्टेट में अलग अलग एक्ट्स में रजिस्ट्रेशन, अब क्या हो जाएगा कि 1 रजिस्ट्रेशन, अब एक ही रजिस्ट्रेशन, मल्टीपल फाइलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेरियस लेबर लॉज रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, अब ये बर्डन क्या हो जाएगा कि कम हो जाएगा, ठीक है। पैन इंडिया सिंगल लाइसेंस, अब सारे लाइसेंस कैंसिल करके क्या हो जाएगा, अब सिंगल एक ही लाइसेंस हो जाएगा, ठीक है। सिंगल रिटर्न, आपको ESI का, PF का अलग अलग रिटर्न जाता था, प्रोफेशनल टैक्स का अलग जाता था, ये सारे क्या हो गया कि मिला के अब एक ही जाएगा, अब सारे रिप्लेस करके अब एक ही रिटर्न जाएगा। यूनिफाइड रिटर्न सिस्टम रिप्लेसेस ओवरलैपिंग कंप्लाइंसेज रिक्वायरमेंट, सेविंग टाइम एंड रिसोर्सेज, इससे क्या हो जाएगा टाइम एंड रिसोर्सेज एंड कॉस्ट, मतलब सारी चीज़ें सेव होंगे। इंस्पेक्टर कॉम फैसिलिटेटर, इन्फोर्समेंट शिफ्ट टुवर्ड्स गाइडेंस एंड कंप्लाइंसेज, सपोर्ट रेदर देन प्यूनिटिव एक्शंस। अब इस कोड को आने के बाद क्या हो जाएगा कि आपको पहले क्या होता है कि पंचम अगर आप डिफ़ॉल्ट करता तो बस पनिश करता था, बट नहीं, अब क्या हो जाएगा आपको एम्प्लॉयर्स को अब क्या करेगा कि गाइडेंस है ना, मोटिवेट करेगा, कोई स्कीम निकालेगा, बेनिफिट्स देगा, है ना, तो उसके मतलब ऐसे मोटिवेट करेगा कि भाई आप इन वर्कर्स को ये बेनिफिट्स दो, है ना। तो पहले आप पनिशमेंट तो रहेगा, बट पनिशमेंट से पहले इनकरेजमेंट भी रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से। अब देखते हैं कि क्या माइलस्टोन्स अचीव किया है ना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव किया है कुछ सालों में। तो 2015 तक 19% सोशल सिक्योरिटी कवरेज था,
वर्कफोर्स, जो भी इंडियन वर्कफोर्स उसमें से 19%, बस 19% को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट था। उसके बाद 2025 तक आते आते क्या हो गया, वो बेनिफिट 64%, एक्सपेंडेड सोशल सिक्योरिटी कवरेज तो सेकल बाई 25, अर्निंग ग्लोबल रिकॉग्निशन एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड तक मतलब पहुंच गया कि 64% ऑफ द वर्कफोर्स ऑफ इंडियन वर्कफोर्स को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट्स मिल रहा। तीसरा क्या है माइलस्टोन्स कि 29 जो लॉज है, अलग अलग लेबर लॉज था, अलग फैक्ट्री एक्ट के अलग था, ESI PF दुनिया भर के जो 29 लेबर लॉज था वो सारे कंसोलिडेट करके क्या कर दिया गया, एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेबर लॉज रेशनलाइज्ड इनटू 4। मतलब क्या था कि मतलब 29 से अब क्या कर दिया गया, 4 पे कर दिया गया, मतलब 29 को कंसोलिडेट करके बस 4 कोड अब रहेंगे। ठीक है, अब इसमें आगे क्या लिखता है कि 4 लेबर कोड्स मार्क नेक्स्ट मेजर स्टेप्स। एक तो बड़ी माइलस्टोन सही है कि 29 को 4 बनाना, फर्दर वाइडनिंग द सोशल सिक्योरिटी नेट विथ पोर्टेबल बेनिफिट्स अक्रॉस। जैसे कि आधार लिंकिंग वाला बोलते हैं कि आधार लिंक कर UN देगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि उसको पोर्टेबल बेनिफिट्स, कहीं भी जाओ माइग्रेंट वर्कर से यहाँ इस स्टेट में जाओ उसे कहीं भी जाओ उसका बेनिफिट्स मिलेगा, जो लोअर वेलफेयर सेक्टर्स। बाई प्लेसिंग वर्कर्स स्पेशली बाई वुमेन को अलग से बेनिफिट दिया गया है ना, यूथ, ऑर्गेनाइज्ड गिग एंड माइग्रेंट वर्कर्स सबको इस कोड में जो भी 4 कोड है इसमें सबको बेनिफिट दिया गया है और सबको रिकॉग्निशन मिला हुआ है। लेबर गवर्नेंस है ना, जो भी लॉज का बात है वो रिड्यूसिंग कंप्लाइंस बर्डन भी एम्प्लॉयर्स के लिए अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इस कोड को इफेक्टिव होने के बाद। रीअफर्म गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू प्रो वर्कर्स प्रो वुमेन। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, सब प्रो वर्कर्स हो जाएगा, प्रो वुमेन, प्रो यूथ एंड प्रो एम्प्लॉयमेंट लेबर इकोसिस्टम बन जाएगा इंडिया लेवल पे। ठीक है, फॉर आत्मनिर्भर भारत। अगर आत्मनिर्भर भारत का जो आत्मनिर्भर भारत अगर बनना है तो आपको प्रो वर्कर, प्रो वुमेन, प्रो यूथ एंड प्रो एम्प्लॉयमेंट लेबर इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आज का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और रेगुलरली वॉच करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।